Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to read Unit 3 poem Try Again written by W. E. Hickson. Tis a lesson you should heed. ये वो सबक है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. इफ़ एट फर्स्ट यू डू नॉट सक्सीड, अगर पहली बार तुम कामयाब ना हो ट्राई अगेन, तो दोबारा कोशिश करो. देन योर करेज शुड अपीयर, फिर तुम्हारी हिम्मत ज़ाहिर होनी चाहिए या फिर तुम्हारी हिम्मत नज़र आनी चाहिए. फॉर इफ़ यू विल परसिवर, क्योंकि अगर तुम साबित कदम रहोगे, यू विल कनकर, तो तुम फतहयाब हो जाओगे. नेवर फियर, कभी मत डरो. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. यानी इस जो पोइम है, इसमें पोइट क्या कह रहा है कि अगर आप किसी तरह से किसी मकसद में, किसी काम में फ़ेल भी हो जाते हैं, नाकाम भी हो जाते हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आपको ये सबक जो है वो अपने जहन में रखना चाहिए कि आपने दोबारा कोशिश करनी है. और फिर आपकी हिम्मत जो है, आपकी करज जो है वो नज़र आनी चाहिए कि आप हिम्मत कर रहे हो, बार बार कोशिश कर रहे हो, ताकि आप कामयाबी हासिल करो. और अगर फिर भी आप फेल हो जाते हो तो कभी डरने की बात नहीं, क्योंकि एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा फेल होते फिर आखिरकार अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे देगा. वंस और ट्वाइस थो यू शुड फेल, एक या दो मरतबा अगरचे तुम फेल हो जाते हो. इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, इफ़ यू वुड, अगर आप ऐसा करोगे, एट लास्ट प्रीवेल, तो आखिरकार गालिब आ जाओगे या छा जाओगे. यानी अगर आप बार बार मेहनत करोगे तो आखिरकार कामयाबी आप ही को मिलेगी. ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. यानी अगर तुम आखिर तक डटे भी रहते हो अपने काम पे कि मुझे इसमें कामयाब होना ही होना है, लेकिन फिर भी आप फेल हो जाते हो, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि आपको दोबारा कोशिश करनी चाहिए. इफ़ वी स्ट्राइव टिस नो डिस्ग्रेस, अगर हम काम करते हैं या अगर हम कोशिश करते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. तो वी डिड नॉट विन द रेस, अगरचे कि हम वो रेस नहीं जीते हैं, वो बाजी नहीं जीते हैं, फिर भी हमें शर्म की बात नहीं, हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए. व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, यानी अगर हम बार बार हारते हैं, फिर काम करते हैं, फिर भी हम कामयाब नहीं होते, तो अब हमें इस केस में, इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी चाहिए. यानी एक मरतबा फेल हो गए, दो मरतबा फेल हो गए, फिर कोशिश की, फिर भी फेल हो रहे हैं, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. तो इस सिलसिले में हमें एक मरतबा और कोशिश करनी चाहिए जब तक कि हमें कामयाबी नहीं मिल जाती. इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, अगर तुम ये देखते हो कि तुम्हारा काम मुश्किल है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो. टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, वक्त तुम्हें तुम्हारा इनाम देगा. ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करो. यानी जब तुम बार बार कोशिश करते रहोगे तो टाइम है या अल्लाह ताला है, वो आपको इसका इनाम, इसका अजर ज़रूर देगा. ऑल दैट अदर फॉक कैन डू, वो तमाम काम जो दूसरे लोग कर सकते हैं. वाई विथ पेशेंस शुड नॉट यू, तो पूरे सब्र के साथ तुम क्यों नहीं कर सकते. ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ यही असूल अपने दिमाग में रखो. ट्राई अगेन, के बार बार कोशिश करो. यानी अगर बाकी लोग अपना काम कर सकते हैं और उसमें उनको कामयाबी मिलती है, तो वही काम आप क्यों नहीं कर सकते, या अपना काम आप क्यों नहीं कर सकते. अगर वो बार बार कोशिश करते हैं तो आप भी बार बार कोशिश करें ताकि आपको कामयाबी मिले. अब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स देख लीजिए. हीट, अटेंशन, हीट, अटेंशन. परसिवर, परसिस्ट, परसिस्ट. स्ट्राइव, अटेम्प्ट, कोशिश, अटेम्प्ट. केस, इंस्टेंस, केस, इंस्टेंस. पेशेंस, टॉलरेंस. फोक, पीपल, लोग. करेज, मेटल, METTLE. कंकर, ओवरकम. डिसग्रेस, अब्यूज, शेमफुल. हार्ड, डिफ़िकल्ट. रिवार्ड, अवार्ड. अब हम वोकैबुलरी में देखते हैं कि अगेन हमारे पास
यही मीनिंग्स हैं, फिर देख लीजिए। और ये आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं, वहाँ से भी आप इनको याद कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी आपके नोट्स में मौजूद हैं। नोट्स में से देखकर अच्छे तरीके से इनको याद कीजिए, फिर जब हम आपका टेस्ट लेंगे ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। अब नेक्स्ट हम समरी देखते हैं ट्राई अगेन की, कि समरी में पोएट जो है वो क्या कहता है, और समरी जो है वो जितनी पोइम है उसका 1/3 आपने लिखना है। द पोएम ट्राई अगेन इज रिटन बाय द पोएट W.E. हिक्सन। ये नज़म ट्राई अगेन, ये दोबारा कोशिश करो, पोएट शायर W.E. हिक्सन ने लिखी है। इट इज़ अ मॉरल एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम। ये एक अखलाकी और सोच को उभारने वाली नज़म है। द पोएम गिव्स द लेसन ट्राई अगेन। ये नज़म हमें दोबारा कोशिश करने का सबक देती है। वी मस्ट ऑलवेज कीप दिस मैसेज इन माइंड। हमें ये सबक या ये पैगाम हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। इफ़ वी फेल इन आवर फर्स्ट अटैम्प्ट, अगर हम अपनी पहली कोशिश में नाकाम हो जाते हैं, वी शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, तो हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वी मस्ट हैव करेज टू बियर द लॉस। हमें इस लॉस को, इस नुकसान को बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। वी शुड कम फॉरवर्ड विद द न्यू होप एंड डिटर्मिनेशन। हमें एक नई उम्मीद और नए अहद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब आप समरी लिखेंगे तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है दोनों सेंटेंसेस, इनको आप हाईलाइट कीजिएगा मार्कर के साथ। वी मस्ट प्रूव दैट वर्किंग is not a shameful act. We should be steadfast in our efforts without any fear or worry. हमें ये साबित करना है कि काम करना कोई शर्म की बात नहीं। We should be steadfast. हमें साबित कदम रहना चाहिए in our efforts. हम अपनी कोशिशों में without any fear or worry, बगैर किसी खौफ और परेशानी के। हमें बगैर किसी खौफ और परेशानी के अपनी कोशिशों में साबित कदम रहना चाहिए। If we do so, अगर हम ऐसा करते हैं, वी आर बाउंड टू सक्सीड, तो हम कामयाब हो जाएंगे। वी शुड कंटिन्यू वर्किंग टिल वी सक्सीड। हमें कामयाबी हासिल करने तक अपना काम जारी रखना चाहिए। द पोएट सेज इफ़ वी फील दैट वी कैन नॉट डू आवर जॉब इन वन एफर्ट। शायर कहता है कि अगर हम ये देखते हैं, ये महसूस करते हैं कि हम अपना काम एक कोशिश में नहीं कर सकते, देन वी शुड मेक अनदर एफर्ट, तो हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए द पोएट सेज इफ़ से पहले कभी दैट यूज़ नहीं करते। अक्सर बच्चे लिखते हुए द पोएट सेज दैट इफ़ लिख देते हैं, तो गलत है। जैसे हम अपनी नरेशंस में देखते हैं कि जब नरेशन करते हैं, जो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, सिंगल इंटेरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो कॉमा से मूव करके हम इफ़ यूज़ करते हैं, दैट यूज़ नहीं करते, ना ही दैट इफ़ यूज़ करते हैं। तो दैट को बिल्कुल ख़त्म करके इफ़ लगाते हैं, तो ये वही उसी तरह का सेंटेंस है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप इफ़ यूज़ करेंगे तो उससे पहले दैट नहीं यूज़ कर सकते, हाँ बाद में कर सकते हैं। The poet says if we feel that we cannot do our job in one effort, then should make another effort. शायर ये कहता है कि अगर हम ये महसूस करते हैं कि हम एक कोशिश में अपना काम नहीं कर सकते, तो हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। If we keep on struggling, we will finally win. अगर हम कोशिश को जारी रखते हैं तो आखिरकार हम जीत जाएंगे। There will be time, एक वक्त आएगा, when we will enjoy the fruit of our labor, जब हम अपनी मेहनत के फल से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, यानी कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। We must know, हमें ये जान लेना चाहिए, if all people can do their jobs, कि अगर तमाम लोग अपने काम कर सकते हैं, we can also do our jobs, तो हम भी अपने काम कर सकते हैं। We need firm belief of success in making our efforts. कोशिश करते हुए हमें कामयाबी की पूरी उम्मीद होनी चाहिए, यानी हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि हम कामयाबी हासिल कर लेंगे और इसके साथ में अपनी कोशिशें भी जारी रखनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन हमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। लेकिन अगर हम कोशिश तो करते रहें मगर हमारा बिलीफ ये हो कि पता नहीं कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती है, तो फिर हमें मुश्किल हो जाती है। द ओनली थिंग वी मस्ट कीप इन माइंड, सिर्फ एक ही चीज़ जो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए, इज़ दैट वी शुड नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। वो ये है कि हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वी जस्ट नीड टू कंटिन्यू वर्किंग टिल वी सक्सीड। हमें सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि कामयाबी हासिल करने तक हम अपने काम को जारी रखें। वी शुड नेवर इग्नोर द लेसन ट्राई अगेन। हमें दोबारा कोशिश करने का सबक को कभी भूलना नहीं चाहिए।
अब स्टूडेंट्स, आपने ये समरी अच्छे तरीके से याद करनी है और याद करने के बाद बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखनी है। और ये समरी के साथ स्टैंजा होता है कि अगर कोई बच्चा समरी नहीं करना चाहता तो स्टैंजा कर सकता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए समरी को ही याद कर लीजिए अच्छे तरीके से और इसको कॉपी के ऊपर अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन लिख भी लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रामर में हमारे पास क्या है। तो हमारे पास है सिमिली। अब सिमिली जैसे आप देखेंगे उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि जैसे सिमिलर हो, यानी किसी चीज़ के साथ हमने उसको तशबीह देनी है। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू apparently unlike things are explicitly compared, usually in a phrase introduced by like or as। यानी दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से मुशाबहत नहीं रखती हैं, डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से, लेकिन किसी न किसी खूबी की वजह से हम, या दोनों में जो एक ही खूबी कंपेयर होगी तो उसको हम उसके साथ कंपेयर कर देंगे। और इसके लिए हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, या तो हम लाइक यूज़ करेंगे कि वो जैसा है, या हम एज यूज़ करेंगे। तो इसकी सिमिली की एक जो निशानी है वो आपके पास ये भी है कि उस सेंटेंस में लाइक हो, यानी अगर आपसे चूज़ द बेस्ट आंसर पूछा जाता है कि सिमिली है या इन्फिनेटिव है या कंक्रीट है, क्या है, तो आप देखेंगे कि अगर उस सेंटेंस में लाइक या एज है, तशबीह दी गई है, कंपेयर किया गया है, तो उसको आप सिमिली को टिक कर देंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ एज फास्ट एज आ हॉर्स। वो इतना तेज़ दौड़ता है जैसे कि एक घोड़ा। आप देखें, ही कौन है? ह्यूमन बीइंग, इंसान है, और हॉर्स क्या है? जानवर। दोनों ऑपोजिट हैं, एक इंसान है और दूसरा हैवान है, लेकिन दोनों की एक खूबी आपस में मिलती है और वो क्या है? फास्ट, कि दोनों ही तेज़ हैं। वो लड़का जो है वो भी तेज़ दौड़ता है, जो घोड़ा वो भी तेज़ दौड़ता है। घोड़े की तेज़ रफ्तारी बहुत मशहूर है, इसलिए उन्होंने कंपेयर किया है फास्ट दौड़ने वाले को हॉर्स के साथ। और यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किए हैं, इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रेज़ को, जिससे वो है एज, यानी एज फास्ट एज। नेक्स्ट है, इट इज़ कोल्ड लाइक आइस। इतनी ठंड है जैसे कि बर्फ़। अब बर्फ़ जो है वो घर में होगी या बाहर गिरेगी और वो ठोस होती है, जबकि कोल्ड वो आप फील कर सकते हैं, आइस जो है वो आप देख सकते हैं। यानी कोल्ड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया और आइस जो है वो आपका कंक्रीट नाउन हो गया। दोनों अपोजिट हो गए, लेकिन उनमें एक चीज़ है कि वो दोनों ठंडे होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए उन्होंने कहा कि इट इज़ कोल्ड, इतनी सर्दी है, लाइक आइस, जैसे कि बर्फ़। क्वेश्चन बी जो है हमारा वो है, सेलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सिमिली एज इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंसेस। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें सिमिलीज यूज़ हुई है। आपने उन सिमिलीज के क्या मीनिंग है उनको टिक करना होगा, यानी 3 ऑप्शंस जो हैं वो आपको दी गई हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपने बतानी होगी। फर्स्ट वन इज़, On the cold winter day, under the covers, I kept as snug as a bug in a rug। यानी अब क्या उसने कहा है कि विंटर डेज़ में, सर्दी के दिनों में, मैं अपने रज़ाई के अंदर, अपने लिहाफ के अंदर इस तरह था जैसे स्नग अपने रग के अंदर होता है। द सिमिली एज स्नग एज अ बग इन अ रग। अब सिमिली इसमें क्या है पूरे सेंटेंस में? एज स्नग एज अ बग इन अ रग। अब इस का मीनिंग क्या है? तीनों ऑप्शंस हम देखते हैं। तो ग्रीन पेन से मैंने टिक किया हुआ है, आई वॉज कोजी इन माई बेड, यानी मैं अपने बेड में रिलैक्स था। अब उसने क्या कहा है कि मैं रिलैक्स था, कोजी मीन रिलैक्स, यानी अपने बेड में मैं रिलैक्स था। तो यहाँ पे भी वही मीनिंग है कि जिस तरह स्नग जो है वो बग जो है वो स्नग की तरह एक रग के अंदर छुपा होता है, इसी तरह मैं अपने बेड में छुपा हुआ था। तो अब करेक्ट ऑप्शन है बी। नंबर 2, द न्यू टीचर वाज एज स्वीट एज एप्पल पाई। अब नई टीचर इतनी मीठी है, इतनी अच्छी है, इतनी नाइस है जैसे कि एप्पल पाई। एप्पल पाई तो आपने खाया होगा कि वो स्वीट होता है, मीठा होता है और टेस्टी होता है, तो उसी के साथ उन्होंने इसको सिमिलर कर दिया है। द सिमिली एज स्वीट एज एप्पल पाई। अब इसमें सिमिली क्या है? एज स्वीट एज एप्पल पाई, और इसका मीनिंग क्या है? द न्यू टीचर वाज नाइस। थर्ड वन इज, देयर लीडर वाज एज वाइज एज एन आउल। अब उनके जो लीडर थे, रहनुमा थे, वो इतने अक्लमंद थे जैसे एक आउल। आउल को, उल्लू को हमेशा हम बेवकूफ़ परिंदा समझते हैं, लेकिन ये सबसे इंटेलिजेंट परिंदा होता है। कम बोलता है, खामोश रहता है, मगर इंटेलिजेंट होता है। इसलिए उन्होंने अब बताया है कि उनका लीडर जो है वो इतना अक्लमंद है जैसे कि आउल।
और करेक्ट ऑप्शन होगा द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी जो लीडर है वो बहुत ज़्यादा मालूमात रखता है। नंबर 4, द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3-ring circus द डे बिफोर ईद। द सिमिली लाइक अ 3-ring circus मीन्स द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी, यानी कि अब हम ये देखें कि लाइक अ 3-ring सर्कस का मतलब क्या है, वो इतना बिजी है जैसे आप एक सर्कस में कोई जो है वो रिंग्स के साथ खेल रहा होता है, तो वो रिंग्स को जल्दी जल्दी ऊपर उछालता है और पकड़ता है, पहला गिरने से पहले दूसरे को उछाल देता है और फिर पकड़ लेता है, तो इस तरह वो बहुत बिजी होता है। तो बिल्कुल इसी तरह शॉपिंग सेंटर जो था वो भी बिजी था। दानिश थ्रू सच अ टेम्पर outburst over such a tiny thing, he was acting like a baby। अब उन्होंने क्या कहा है कि दानिश जो है वो इस तरह से एक्टिंग कर रहा था छोटी छोटी चीज़ के ऊपर जैसे कि वो बच्चा हो। द सिमिली लाइक अ बेबी मीन्स दानिश वाज एक्टिंग चाइल्डिश, यानी कि दानिश जो है वो बचपना है उसके अंदर और बच्चों की तरह की हरकतें कर रहा है। Number 6, Mohsin was as explosive as a volcano when he found out his bike had been stolen। अब volcano लफ्ज़ से ही हमें पता चलता है कि कोई गुस्से का इजहार होगा, क्योंकि जैसे volcano फटता है, लावा बाहर आता है, आग लगती है, तो भी एक गुस्से का इजहार होता है। The simile as explosive as a volcano means Mohsin was angry। तो आपने टिक किसको करना है, बी ऑप्शन को। अब हम देखते हैं आगे सी क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक सिमिलीज, यूज दीज सिमिलीज इन सेंटेंसेस। डैश एज अ टर्टल, अब टर्टल जो है वो स्लो होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, एज स्लो एज अ टर्टल। जैसे आपने रैबिट एंड टर्टल वाली स्टोरी में भी देखा होगा कि टर्टल स्लो चलता है लेकिन कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो एज स्लो एज अ टर्टल। नंबर 2, एज क्वाइट एज डैश। अब क्वाइट यहाँ पे आप किसी ऐसे ही एनिमल या ऐसी चीज़ का नाम लिख सकते हैं जो क्वाइट रहता है। अब जैसे आउल की मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि इंटेलिजेंट होता है इसलिए वो थोड़ा खामोश रहता है, तो हम लिख सकते हैं एज क्वाइट एज एन आउल। इसी तरह अगर माउस को भी लिख देते तो क्योंकि माउस भी कभी कभी बोलता है, ज़्यादा नहीं बोलता, इसलिए हम एज क्वाइट एज अ माउस भी कर सकते हैं। एज टॉल एज डैश। अब लंबी चीज़ क्या होती है, बैम्बू, बांस भी होता है, और जानवरों में अगर देखें हम तो जिराफ भी होता है, तो आप दोनों में से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, एज टॉल एज बैम्बू या एज टॉल एज जिराफ। नंबर 5, डैश एज आ लेमन। अब लेमन खट्टा होता है तो हम क्या कहेंगे, एज सोर एज आ लेमन। हाँ जी, थर्ड रह गया है, थर्ड है एज ब्लैक डैश, यानी कि इतना काला है जितना कोयला, एज ब्लैक एज कोल। नंबर 6, डैश एज हनी, हनी से पता चलता है कि ज़ाहिर वो मीठा होगा, तो हम क्या कहेंगे, एज स्वीट एज हनी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन क्या है कि बार बार एक ही चीज़ को दोहराया जाए, यानी ज़्यादातर हम साउंड को लेते हैं यहाँ पे कि एक ऐसा लेटर, कोई ऐसा वर्ड जिसकी साउंड एक जैसी आ रही हो और एक सेंटेंस में वो बार बार यूज़ हो रहा हो, यानी उससे वो लफ्ज़ शुरू होता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। द रेपिटेशन। अब एलिट्रेशन का मतलब क्या है, द रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड्स। जब आवाज़ की रेपिटेशन, एक ही आवाज़ की रेपिटेशन बार बार होगी एक सेंटेंस में, तो हम उसे बोलेंगे एलिट्रेशन। The repetition of the same sounds or of the same kinds of sounds at the beginning of words or in stressed syllables। यानी अब शुरू में या कोई ऐसा सिलेबल जिसमें स्ट्रेस दिया जाए वहाँ पे वही साउंड होगी तो हम उसे एलिट्रेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं शी। अब देखें शी जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, आवाज़ किसकी है, ठीक है। शी सेल्स, सी शेल्स बाय द सी शोर। अब देखिए बार बार स की आवाज़ आ रही है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। तो ये हमारे एलिट्रेशन के एक एग्जाम्पल हैं। अब अगर हम पोइम में से देखें कि पोइम में हम कोई ऐसे वर्ड्स निकालें जो एलिट्रेशन में यूज़ होंगे, तो वो क्या है, हम एक ही जैसे एक ही साउंड वाले जो हैं वो निकाल के देखते हैं। अब यहाँ से हमें ढूंढना पड़ेगा कि जैसे हमने एस वाले तो वहाँ पे देख लिए हैं। अगर टिस यानी टी को लेते हैं तो टिस है, ट्वाइस, ठीक है। अगर हम एस से लेते हैं तो देखिए सक्सीड,
स्ट्राइव, शुड, ये सब सी की आवाज़ दे रहे हैं। फिर अगर आप कुछ और ढूंढना चाह रहे हैं यानी एज वाला देखना चाह रहे हैं तो एज का हीट, हार्ट, ठीक हो गया। यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरू की आवाज़ या उस सिलेबल जहाँ पे स्ट्रेस दिया जाए वो आवाज़ सेम होगी तो हम उसे बोलेंगे एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, रीड द पोएम अगेन एंड फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन। यानी पोएम को आप पढ़ें और उसमें से एलिट्रेशंस के एग्जाम्पल्स निकालें जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट ग्रामर में हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। इनको हम एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट एंड एज अ पोजेसिव भी यूज़ करते हैं। यानी हमारे पास जो प्रोनाउन है वो कितने किस्म के होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस में वो प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं जिन्होंने एक्ट किया होता है, ऑब्जेक्ट में जिस पर एक्ट हुआ होता है, और पोजेसिव प्रोनाउन में जो ऑनरशिप शो करता है यानी कि ये मेरी है, ये तुम्हारी है, इसका ऑनरशिप शो करता है तो उसे हम बोलते हैं पोजेसिव। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर में आएगा जो सब्जेक्ट होगा और प्लूरल में वी होगा। इसी में अगर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखें तो वो मी होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो इसमें ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है और मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। और आगे हम देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस में तो हम माई, माइन, आर, आर्स हैं यानी ऑनरशिप शो करते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें, इट इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, ये मेरा कलम है, तो इसमें माई जो है वो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। इस तरह ये सारे टेबल्स जो हैं ये आपने पढ़ने हैं और फिर आपसे ऑप्शंस में पूछा जाता है चूज़ द बेस्ट आंसर में कोई भी प्रोनाउन देकर कि ये अब आप क्या समझते हैं क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है या पोजेसिव प्रोनाउन है या इनमें से कुछ भी नहीं है। ये आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आप चलें, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। अब प्रोनाउन जो हमने पीछे पढ़े हैं उनकी मदद से हमने अपने जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करनी है। फर्स्ट वन इज़ देयर इज़ नो नीड टू शाउट आई कैन हियर यू। अब यहाँ देखिए उसने कहा कि देयर इज़ नो नीड टू शाउट। अब ये कौन कह रहा है, फर्स्ट पर्सन कह रहा है इसलिए उसने कह दिया कि आई कैन हियर यू। यहाँ पे आई जो है वो क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, वी आर अ गुड टीम, वी हैव गॉट a bit of a problem, could you help us please? Number 4, this is a good photo, isn't it? Is Samina in it? Yes, that's her. Look, she is next to Fahad. Who did this mowing? Mowing क्या होता है, घास को काटना। I did it this morning. Is this Emma's bag? No, he did not bring one. It cannot belong to him. I am looking for my shoes. Have you seen them? Yes, they are here. ये दा नहीं है बल्कि क्या है, दे। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन। अब हमने पर्सनल प्रोनाउन देखना है। Select the personal pronoun that agrees with the subject of each sentences. Example, the group has its meeting here. Anyone can get his or her name in the news. यानी आप his भी लिख सकते हैं और her भी लिख सकते हैं। None of the checks were cashed. अब चूँकि checks जो है प्लूरल है तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। None of the checks were cashed. They finally expired. माई मदर एंड हर। अब देखिए माई मदर एंड हर दो लोग हो गए ना। माई मदर एंड हर सिस्टर टुक देयर ओकेशन टुगेदर, चूँकि ये दो लोग हो गए, माई मदर और उसकी भी खाला यानी हर सिस्टर, तो हमने देयर यूज़ किया। ऑल आर वेलकम, यू जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी। वेनिस एंड मार्स हैव देयर ऑर्बिट नियरर टू अर्थ दैन टू एनी अदर प्लैनेट्स। द बैंड स्टार्ट्स इट्स टूर टुमारो नाइट। अब बैंड क्या है,
कलेक्टिव नाउन है, तो इसलिए हम उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। एनी ऑफ द कैंडिडेट्स कुड विन, दे आर वेरी मच अलाइक। एवरीबडी हैज़ हिज ओन ड्रीम्स एंड गोल्स। अब नेक्स्ट क्या है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब डिग्रीज हमारी कितनी होती हैं, 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव हमारी फर्स्ट डिग्री है, यानी एडजेक्टिव होता है, और उसके बाद कंपैरेटिव में जब हम दो चीज़ों का आपस में कंपेयर करते हैं, मुकाबला करते हैं, तो ऐसा वर्ड जो सिंगल सिलेबल वाला होता है, 1 सिलेबल वाला होता है, उसके आगे हम ER लगा देते हैं। और अगर मोर देन 1 सिलेबल हो, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, तो फिर हम मोर यूज़ करते हैं। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में सिंगल सिलेबल के साथ हम EST यूज़ करते हैं, और जो मोर देन 2 सिलेबल होंगे उनके साथ हम द मोस्ट यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री की एक ये भी है कि मोस्ट से पहले हमने, या सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज़ करना होता है। जैसे एग्जांपल में हार्ड, एक ही दफ़ा एक ही सिलेबल है, तो हमने हार्डर कंपैरेटिव डिग्री में किया और सुपरलेटिव डिग्री में उसको हार्डेस्ट किया। इसी तरह देखिए इंटरेस्टिंग, अब आप बोल रहे हैं तो इसके कितने सिलेबल्स हो गए, इंटरेस्टिंग 3 सिलेबल है, यानी मोर देन 1 सिलेबल, तो हमने यहाँ पे ER नहीं लगाना, बल्कि हमने क्या लगाना है, मोर इंटरेस्टिंग। और सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट इंटरेस्टिंग। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब हमने इन्हीं डिग्रीज को या इसी तरह की डिग्रीज को चूज़ करके हमने अपने ब्लैंक्स को फिल करना है। My family and I went to visit Murray last summer. Of all the summers I have had, I would say this was the best summer ever. अब good की सुपरलेटिव जो फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री जो है वो क्या है, बेस्ट। उससे पहले क्या यूज़ किया गया है, द। सेकेंड इज इन Murray we enjoyed the horse ride. I rode a horse that ran faster and faster on the hills. अब हमें ब्रैकेट में क्या दिया गया था, फास्ट, तो हमने, क्योंकि वो 2 चीज़ों का आपस में कंपेयर बताया गया है, इसलिए हम फास्टर, तेज़ से तेज़ तर। We also climbed a tree and when I reached the highest branch I was more tired than my sister. अब देखें tired हमें ब्रैकेट में दिया है, जो 2 सिलेबल है, tired, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, more. Number 4, I bought a jacket which was quite expensive and my sister chose a sweater because she found it much cheaper to buy. After our trip, I feel I am the luckiest boy on the earth. And next question is ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी अब हमने देखना है कि हम एडजेक्टिव्स को किस ऑर्डर के साथ लिखेंगे, तो एक सेंटेंस जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वेयर अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज टुगेदर। अब एक सेंटेंस ऐसा हो जिसमें बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स होंगे, तो उनकी तरतीब हमने कैसे रखनी है, द ऑर्डर डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द एडजेक्टिव्स। अब हमने देखना है कि एडजेक्टिव्स का फंक्शन क्या है, तो उस फंक्शन के मुताबिक ही हमने उनको इन ऑर्डर करना है। अब एडजेक्टिव्स का जो यूजली ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले हम वैल्यू और या ओपिनियन देखते हैं कि वो कितनी है। अगर उसकी क्वांटिटी है तो हम वो क्वांटिटी लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसका साइज़ लिखते हैं, फिर उसके बाद एज या टेम्परेचर लिखते हैं, उसके बाद शेप, वो किस शेप का है, किस कलर का है, फिर कलर, शेप के बाद कलर आ जाता है, फिर ऑरिजिन आ जाता है, फिर मटेरियल आखिर में आता है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में, अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर। We saw grey huge a whale in the sea. अब हमें क्या उन्होंने एडजेक्टिव दिए हैं, ग्रे, ह्यूज और आ। अब आ जो है वो उसकी वैल्यू है, तो ये पहले आएगा, नंबर 1 है, इसके ऊपर लिखा मैंने। ह्यूज उसका साइज़ है, तो वो नंबर 2 पे आएगा। अब उसकी हमें एज या शेप नहीं दी गई, बल्कि एक कलर दिया गया, तो देखें कि फिर वो कलर आएगा, तो नंबर 3 पे हमने कलर लिख दिया। और क्या बन जाएगा, We saw a huge grey whale in the sea. नेक्स्ट इज बाबर यूजेस द ब्लू मीडियम रबर। अब इसमें भी हम देखते हैं कि नंबर 1 पे क्या आएगा, साइज़। अब क्या है, मीडियम, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो इसमें नहीं दी गई थी, तो सबसे पहले उन्होंने हमें साइज़ दे दिया, तो हमने लिख दिया मीडियम। उसके बाद उन्होंने कलर दिया है ब्लू, और फिर उसके बाद मटेरियल रबर लिख रहा है, तो हमने क्या बनाया, बाबर यूजेस द मीडियम ब्लू रबर बॉल फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस। नंबर 3, मेहरीन brought few chocolate dark triangular bars to the birthday party.
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू हमने देखी, आ हमें दिया गया है इसलिए हम पहले आ लेकर आएंगे, उसके बाद उसका साइज़ है यानी कितनी क्वांटिटी, तो हम फ्यू लेकर आएंगे, आ फ्यू। चॉकलेट, अब चॉकलेट हम पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि चॉकलेट तो मटेरियल है, ठीक है, तो इसको बाद में लिखेंगे। अब सही सेंटेंस हम क्या लेकर आएंगे, आ फ्यू ट्राईएंगुलर, शेप आ गई उसकी, फिर उसका कलर आ गया डार्क और फिर मटेरियल आ गया उसका चॉकलेट। मेहरीन ब्रॉड a few triangular dark chocolate bars to the birthday party. Number 4 is the pyramids of Egypt are made out of enormous rectangular rock. अब देखें enormous क्या है, उसकी वैल्यू है, और रेक्टेंगुलर उसकी शेप आ गई, और रॉक मटेरियल। नंबर 5 शाहिद कैन ईट 5 थिन क्रस्ट स्क्वायर पिज़्ज़ा स्लाइसिस। उसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव फ्रेज क्या है कि तारीफ का एक ग्रुप होता है, यानी वर्ड एक से ज़्यादा उसमें वर्ड होते हैं लेकिन उसका काम वही होता है जो एडजेक्टिव का होता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन, काली अम्ब्रेला मेरी है, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव क्या यूज़ किया गया है, ब्लैक, और किसके लिए यूज़ किया, अम्ब्रेला के लिए। सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं अगेन अम्ब्रेला ही की बात हो रही है, द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। अब उसने क्या बताया है कि ये अम्ब्रेला जिसका हैंडल टूटा हुआ है ये मेरी है, ठीक है। पहले भी उसने कहा ब्लैक अम्ब्रेला मेरी है, अब होगी तो वो ब्लैक ही, लेकिन साथ ही उसकी दूसरी क्वालिटी क्या आ गई है कि वो टूटी हुई है, उसका हैंडल जो है वो टूटा हुआ है। अब ये देखिए ये एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं मगर शो एडजेक्टिव ही करते हैं, तो इसलिए एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे एग्जाम्पल में है द एडजेक्टिव ब्लैक डिस्क्राइब द अम्ब्रेला, अब ब्लैक ने भी अम्ब्रेला को डिस्क्राइब किया है। और नंबर 2 एग्जाम्पल द एडजेक्टिव फ्रेज विद द ब्रोकन हैंडल डिस्क्राइब्स द अम्ब्रेला, सेकेंड एग्जाम्पल में भी अम्ब्रेला को ही विद द ब्रोकन हैंडल ने डिस्क्राइब किया है। तो जब हमारे पास एक वर्ड में एडजेक्टिव होगा तो वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन एक वर्ड से ज़्यादा में अगर एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंस। अब हमें एक पूरे सेंटेंस दिया गया है और इसमें एडजेक्टिव फ्रेज भी है, उसको आपने अंडरलाइन करना है। ही बोर अ बैनर विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, तो इसमें हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज विद अ स्ट्रेंज डिवाइस। द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज़ ऑन लीव, और एडजेक्टिव फ्रेज हमारी है ऑफ दिस स्कूल। द डिसीजन ऑफ द जजेस इज़ फाइनल, एडजेक्टिव फ्रेज है ऑफ द जजेस। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो, हमारे पास इस सेंटेंस में 2 एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, ऑफ द माउंटेन्स और दूसरी है कवर्ड विथ स्नो। नंबर 5 इज द रनर इन द रियर डिड नॉट क्वालिफाई, इन द रियर हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसके मुताबिक इन ब्लैंक्स को फिल करना है। पुट इन विल और बी गोइंग टू इन दीज सेंटेंसेज। अब हमने विल और बी गोइंग टू, वो भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए यूज़ होता है या फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करना है। अब विल जब हम देखते हैं कि कोई डेफिनेट हम काम करेंगे फ्यूचर में तो विल यूज़ करेंगे, और अगर कोई नियरर फ्यूचर में है यानी अभी हम जा रहे हैं कहीं, अभी काम कर रहे हैं या कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, थोड़ा सा ही फासले पर है, तो हम बी गोइंग टू यूज़ करते हैं। We do not have any bread. I know. I am going to get some from the shop. अब उसने क्या कहा है कि we don't have any bread, कि हमारे पास ब्रेड नहीं है। तो बी ने आंसर क्या दिया कि हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैं शॉप से ख़रीदने जा रहा हूँ। हम आम बोलचाल में भी यही कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन काम तो हम फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, I am going to get some from the shop. A. We don't have any bread. B. Really? I am going to get some from the shop then. A. Why do you need to borrow my suitcase? B. I am going to visit my mother in Multan next month. A. I am really cold. B. I am going to turn the heater on. अब देखिए ये सारे काम नियरर फ्यूचर में हो रहे हैं। A. Are you going to Jamshed's wedding tonight? B. Yes,
आर यू गोइंग टू, आई विल गिव यू अ लिफ्ट। अब ये नाइट का काम हो रहा है, फ्यूचर में काम हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली है उसका पूरा इरादा है कि उसने उसको लिफ्ट देनी है, इसलिए हमने फ्यूचर के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, विल, और वो भी आई के साथ, यानी कि हमने पक्का ऐड कर लिया है उसने कि जो जमशेद की वेडिंग है, शादी है आज रात को, उसमें वो उसको लिफ्ट देगा। आर यू बिजी टुडे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, सॉरी आई विल गो टू द लाइब्रेरी, आई हैव बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे। अब उसने क्या प्लान किया है कि उसने पूरा दिन पढ़ाई करनी है, उसके लिए उसे लाइब्रेरी भी जाना है, यानी उसका पूरा डिटर्मिनेशन है, ये अहद है पक्का कि उसने ये काम करना है, इसलिए यहाँ पे हम विल यूज़ करेंगे। वाई आर यू कैरिंग अ हैमर, आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर्स। अब उसने कहा है कि तुमने हैमर क्यों उठाया हुआ है, तो उसने कहा कि मैं कुछ पिक्चर्स लगाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम विल नहीं बल्कि आई एम गोइंग टू पुट सम पिक्चर्स, आई एम गोइंग टू लगाया। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपकी पोएम ट्राई अगेन, उसकी ट्रांसलेशन, समरी और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपने तमाम काम पूरी तवज्जो के साथ याद करना है, और आपकी जो एक्सरसाइज में जो कुछ भी है वो सब आपके ऑब्जेक्टिव में आता है, और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं जो आपके सब्जेक्टिव पेपर में आते हैं, और समरी को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, इनमें से कोई एक तो आनी है, तो अपना काम कीजिए, दिल लगा के कीजिए, और किसी को कोई शिकायत का मौका ना दीजिए। अल्लाह हाफिज़।